हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अपना चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने nth रूट्स ऑफ यूनिटी तक पढ़ लिया था, फिर उसके बाद समेशन सीरीज का भी देख लिया था। तो अभी जो बचा है वो ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे चल रही है। और जो ज्योमेट्री है वो रियल है, मतलब सर्कल दिख के आएगा, लाइन दिख के आएगा, पॉइंट रेडियस दिख के आएगा। तो कर क्या रहे फिर? तो हम कर क्या रहे हैं, उस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, उस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं 2 है तो मैं 2 को लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में log 100 लिख सकता हूँ। तो जस्ट फॉर्मेट चेंज किया, वैल्यू सेम ही है। ओके, तो मैं 2 को तो मैं 2 को 2 नहीं लिख के log 100 भी लिख सकता हूँ। तो वैल्यू विल सेम, बस फॉर्मेट अलग हो गई, या √2 का स्क्वायर लिख दिया। तो सेम कैसा हो रहा है, हम लोग भी कॉम्प्लेक्स नंबर को के टर्म्स में ज्योमेट्री को लिखेंगे। तो लाइन रियल ही है, रियल मतलब वो दिख के आएगी। यू कैन लोकेट द पॉइंट्स, यू कैन फाइंड के एक्स रखा y मिल गया, बस उसको लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर इज अ पॉइंट, और लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये दोनों एक दूसरे में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये पूरा साइकिल ऐसे चल रहा है। तो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट लाइन इज रियल, इट्स नॉट इमेजिनरी। इमेजिनरी होती तो ये प्लॉट ही नहीं होती एक्चुअली। तो ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1 और ये Z2। तो एक C पॉइंट है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये 4 जगह देखने को मिलता है तुम्हें। 2D, 3D, वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सब जगह सेम है। 2D में 2 बार लिखते हैं x और y के लिए, 3D में 3 बार लिखते हैं x y z के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही बार लिखते हैं, और वेक्टर में भी एक ही बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा mz2, ये उल्टा चलता है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनल सेक्शन हो गया। एक्सटर्नल सेक्शन में क्या होगा, n की जगह -n हो जाएगा, और मिड पॉइंट में क्या होगा, z1 प्लस z2 बाय 2 हो जाएगा, z1 प्लस z2 बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ए बी सी 3 ऐसे रियल नंबर्स हैं, ए बी सी 3 रियल नंबर, ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाई देता है, पर ये वेक्टर स्ट्रेट लाइन 2D 3D में भी है, पर 2D 3D में यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे और अच्छे अच्छे मेथड्स थे। पर ये तुम्हें वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में दिख जाएगा, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एबीसी 3 ऐसे रियल नंबर हैं जिसको z1 z2 z3 के साथ ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके, तो 0 आ जाता है। लेकिन एबीसी तीनों 0 नहीं है, और हाँ उनका सम 0 है। तो सम 0, तो इसका ये मतलब होगा कि z1 z2 z3 आर कोलिनियर, z1 z2 z3 आर कोलिनियर। इसको देखो कैसे समझेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 इक्वल टू 0। तो मैंने सी z3 एक तरफ रखा, बाकी माइनस ए z1 माइनस बी z2, और हमें पता है कि c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा z3 इक्वल टू माइनस ए z1 माइनस बी z2 अपॉन माइनस ए माइनस बी।
यानी az1 प्लस bz2 अपॉन a प्लस b। तो इसका क्या मतलब है, ये सेक्शन फॉर्मूला हुआ। कैसे, देखो ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे हुआ, mz1 प्लस nz2 अपॉन m प्लस n। तो इसका ये मतलब हुआ कि z3 z1 और z2 को b/a रेशियो में डिवाइड करिए। उल्टा चलता है ना, bz2 az1। तो z3 z1 और z2 को b/a रेशियो में डिवाइड कर रही है। z3 z1 और z2 को b/a रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कल को ये लिखा हो 5z2 प्लस 3z1 अपॉन 8, कल को ये लिखा है तो देखो देखते ही समझ में आ रहा है कि z1 z2 z3 आर कोलिनियर एंड z3 z1 और z2 को 5:3 रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो साथ में अपने को सेक्शन फॉर्मूला तो मिला ही मिला, साथ में अपने को कोलिनियरिटी मिली, और साथ में ये भी पता चला कौन सा पॉइंट किन पॉइंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो भी एग्जैक्ट आइडिया मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोलिनियर, अब कोलिनियर मिलता तो अब ऑर्डर नहीं पता होता, 1 2 3 भी हो सकता था, 1 3 2 भी हो सकता था, 2 3 1 हो सकता था। तो कोलिनियर बोलना मतलब ऑर्डर नहीं पता अभी अपने को। लेकिन ये वाले रिमार्क में क्या हो रहा है, ये वाले रिमार्क में क्या हो रहा है कि कोलिनियर के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि वो कौन से ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर में है। नेक्स्ट, अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टाइसेस z1 है, z2 है और z3 है, तो इसके स्पेशल पॉइंट्स जैसे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, तो वही सब वापस से। तो सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर हो जाएगा az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c। वही 2D के जो इन सेंटर के फॉर्मूलेज थे वही है। फिर ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर में क्या होगा, एक्सटर्नल सेक्शन आ जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर, तो अगर एक्स सेंटर हुआ तो I1 रहा तो ए की जगह माइनस ए आ जाएगा, I2 रहा तो बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, और I3 रहा तो सी की जगह माइनस सी आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर वो 10A के टर्म्स में होता है, जो z1 10A प्लस z2 10B प्लस z3 10C अपॉन 10A प्लस 10B प्लस 10C। फिर सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर होगा वो sin 2A वाला, तो z1 sin 2A प्लस z2 sin 2B प्लस z3 sin 2C अपॉन sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। ठीक है। नेक्स्ट, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। तो इसको देखो ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझा जा सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझा जा सकता है। कैसे, तो चलो वो भी देख लेते हैं। z1 एक फिक्स पॉइंट है a प्लस आयोटा b, z2 एक और फिक्स पॉइंट है c प्लस आयोटा d, z एक वेरिएबल पॉइंट है x प्लस i1। मॉड ऑफ z माइनस z1 इसको स्क्वायर कर दो, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस c का स्क्वायर प्लस y माइनस d का स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा, x y और कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये लाइन है। और ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पर ये चीज हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। कैसे, लेफ्ट साइड कौन है, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस,
राइट साइड कौन है? वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, यानी वेरिएबल पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट्स आर इक्वल। ऐसा कौन होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लोकस हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। तो मुझे ये समझाना था कि अपन इसको देखो एल्जेब्रिकली तो देख ही सकते हैं, पर जितना अच्छा हो सके यूजिंग प्रॉपर्टीज, रिमार्क्स, ज्योमेट्रिकली उसको ऑब्जर्व करो, तो वो किया तो क्वेश्चन और ज्यादा स्मार्टली सॉल्व होगा। नेक्स्ट है mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2 is equal to k। तो mod of z minus z1 is upon mod of z minus z2 is equal to k। तो इसको भी तुम एल्जेब्रिकली कर सकते हो, पर ये ज्योमेट्रिकली नहीं समझता एक्चुअली, ये एल्जेब्रिकली समझेगा। हाँ, तो इसमें दो केसेस बनेंगे, व्हेन k is equal to 1 and k not equal to 1। क्योंकि k equal to 1 में तो ये पिछला रिमार्क हो जाएगा, तो वो उस केस में आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और k not equal to 1 है तो उस केस में आएगा सर्कल। तो वो देख सकते हैं। तो mod of z minus z1 स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स mod of z minus z2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, क्योंकि ये 1 माइनस के स्क्वायर आएगा, फिर ऐसे ही 1 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर वाई का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा इक्वल टू 0 विच इज अ सर्कल। तो ये एल्जेब्रिकली समझेगा। नेक्स्ट, mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is equal to k times mod of z1 minus z2। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। ये क्या लिखा है, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। पूरी लेफ्ट साइड क्या लिखी है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस। और राइट साइड में क्या लिखी है, k टाइम्स थर्ड साइड, k टाइम्स थर्ड साइड। तो सपोज अगर k ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड इट इज कांस्टेंट। तो सम ऑफ टू साइड इज कांस्टेंट एंड इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो लोकस हो जाएगा इलिप्स। और इतना ही नहीं, z1 z2 फोकाई हो जाएंगे, z1 z2 आर फोकाई, और k टाइम्स मॉड z1 माइनस z2 हो जाएगा मेजर एक्सिस। नेक्स्ट, k अगर इक्वल टू 1 है तो सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो लाइन सेगमेंट। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन भी है। k अगर लेस देन 1 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नो लोकस। और k इक्वल टू 0 है तो मतलब कोइंसाइड्स, तो z z1 z2 कोइंसाइड्स, मतलब वो एक ही पॉइंट होगा, फिर z z1 z2 वो एक ही पॉइंट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर विच लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो कंडीशन फॉर विच लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। कभी भी लाइंस के बीच का एंगल देखना हो, आर्गुमेंट, तो ये क्या बोल रहा है, z1 z2 z3 z4 को ज्वाइन करने वाली लाइन है और उसके बीच का एंगल थीटा है, उसके बीच का एंगल थीटा है। तो कभी भी ये एंगल देखना हो तो कैसे देखेंगे, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ आगे वाला वेक्टर z1 माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ नीचे वाला वेक्टर यानी पीछे वाला वेक्टर z3 माइनस z4। तो मैंने क्या लिखा, ये लिखा। नेक्स्ट, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह काम करती है, तो माइनस है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4।
ठीक है। नेक्स्ट, पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। तो इसको ऐसे देखो, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्लस माइनस पाई बाय 2। तो वो कौन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 होता है, वो इमेजिनरी एक्सेस पे लाई करते हैं। और जो इमेजिनरी एक्सेस पे लाई करते हैं वो प्योरली इमेजिनरी होता है। इसका मतलब z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। या तुम ये भी बोल सकते हो कि वो अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव टाइम्स होगा, अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव टाइम्स होगा। वो प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन है एक्चुअली। नेक्स्ट है पैरेलल। तो थीटा इक्वल टू 0 और पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इक्वल टू 0 डिग्री और पाई। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 और पाई कब होगा, जब वो प्योरली वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो प्योरली रियल होता है। और प्योरली रियल मतलब वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। नेक्स्ट है convert the equation of line y equal to mx plus c in complex form। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, लाइन रियल है, बस उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं। हम 2 को 2 नहीं लिख के log 100 लिखेंगे अब हर जगह। तो मैं हर जगह log 100 लिखूंगा। तो बस वही बोल रहा है कि y equal to mx plus c जो रियल लाइन है उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये x, y कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, x प्लस आई वाई। तो x क्या होगा, z प्लस जेड बार बाई 2। तो y क्या होगा, z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। तो रख दो इसको। तो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू m टाइम्स z प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस c। तो ये आ गई। तो ये वही लाइन है लेकिन बस रियल लाइन ही है, पर लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 z2। तो z1 z2 से पास होने वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो ये कहाँ से आएगा, वेक्टर से। वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर कहता है आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा z, ए वेक्टर यानी पॉइंट वो हो जाएगा z1, लैम्डा टाइम डायरेक्शन यानी z2 माइनस z1। तो ये वो पैरामेट्रिक इक्वेशन, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल। लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ, सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे ये मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1 पे ये मिलेगा, फिर 0.1 0.2 0.5 0.7 0.9 फिर ऐसे चलता जाएगा। तो ये लैम्डा इन्फिनिटी तक और ये लैम्डा माइनस इन्फिनिटी तक। तो लैम्डा के हर वैल्यू पर एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे 2D में तुम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन देख के बता सकते हो ये कौन है, बोले लाइन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ये कौन है, ये प्लेन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला। तो तुम देख के बता सकते हो कि कौन कौन सा वाला है। तो ये अपन डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि कौन कौन सा वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन को देख के बताया जा सकता है वो कौन सा कर्व है। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पूछ रहा है कि हम बस इक्वेशन को देख के बोल सके ये कौन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0। तो अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0। तो बोले जो ऐसा इक्वेशन दिखेगा वो लाइन है,
कैसे, ऐसे कैसे, तो अपन वो भी करके देख लेते हैं। तो अपने को भी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ये लिखी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन ये रियल लाइन है। नेक्स्ट, ये जो होना चाहिए वो प्योरली रियल होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो करते हैं। तो अल्फा बार इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, अल्फा एक्स माइनस आई वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस अल्फा बार हो जाएगा एक्स आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार इंटू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। अल्फा प्लस अल्फा बार होता है 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ अल्फा इंटू एक्स, और प्लस 0 ओके। नेक्स्ट, अल्फा माइनस अल्फा बार होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, पर ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार लिखा है, तो ये होगा माइनस आयोटा तो पहले से ही है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इंटू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस एक्स प्लस 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इंटू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कुछ भी आयोटा नहीं है, सब कुछ रियल है। 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा एक्स, ये सब रियल है। और इतना ही नहीं, अपने को लाइन का स्लोप भी मिल गया, माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। तो अपने को लाइन की इक्वेशन तो मिल ही गई, हमने ये भी प्रूफ कर दिया ये स्ट्रेट लाइन है, हमने ये भी प्रूफ कर दिया ये रियल लाइन है, और हमने उसका स्लोप भी फाइंड आउट कर दिया। तो स्लोप आ जाएगा माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2। तो z1 z2 से पास होने वाली इक्वेशन पिछली बार जो निकाली थी वो पैरामेट्रिक थी। तो देखो, तो लोकस ऑफ z निकालना है, तो इक्वेशन निकालनी है लोकस ऑफ द कंडीशन है z माइनस z1 इज पैरेलल टू z2 माइनस z1। तो इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इक्वल टू 0 और पाए। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और पाए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 और पाए तभी होता है जब वो प्योरली रियल होता है। तो इसका मतलब z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज प्योरली रियल। तो अगर ये प्योरली रियल है तो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो इसको एक्सपैंड कर लो, तो z माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू z बार माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1। इसको एक्सपैंड कर लो, तो z z2 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z z1 बार प्लस z1 z1 बार इज इक्वल टू z बार z2 माइनस z1 बार z2 माइनस z1 z बार प्लस z1 z1 बार। z1 z1 बार कैंसिल हो गया। अब z के टर्म अलग कर लो, तो z2 बार और माइनस z1 बार, ये z का टर्म हो गया। फिर z बार के टर्म अलग कर लो, तो z बार के टर्म अलग किया तो एक आएगा माइनस z1, तो वो z1 हो जाएगा, और z2 ये हाँ माइनस z2 z बार। फिर बचे हुए टर्म बाकी के, तो प्लस z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों नहीं है? पहला रीजन, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। दूसरा, ये प्योरली इमेजिनरी है जबकि प्योरली रियल होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तुम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आयोटा इंटू z2 बार माइनस z1 बार प्लस इंटू z प्लस आयोटा z1 माइनस z2 इंटू z बार प्लस आयोटा टाइम्स z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है,
और ये प्योरली रियल है और ये प्योरली रियल है। So now this is the standard equation of line. Next है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0। तो स्लोप कितना आ जाएगा माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। तो जैसे अगर मान लो कोई अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0 दे रखा है, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वही सेम आएगा अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बस कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू 0। और अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें क्या होगा कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे नहीं करेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसमें माइनस से को जेड बार का कोफिशिएंट माइनस से प्लस आयोटा लैम्डा तो वो आयोटा देख लेगा तो प्लस आयोटा लैम्डा। तो अल्फा बार जेड अल्फा जेड बार वो वैसे एज इट इज है, बस जेड बार का कोफिशिएंट माइनस से मल्टीप्लाई किया है एंड प्लस आयोटा लैम्डा। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो z को x प्लस आई वाई और z बार को x माइनस आई वाई रख दो तो वहां से आएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन। तो ये लाइन दे रखी है अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0 और पॉइंट दे रखा है z0 या z1, पॉइंट दे रखा है z1। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन अपने को, क्योंकि अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है ना, तो इक्वेशन हम ये यूज करेंगे। तो इक्वेशन होगी 2D में ले जाएंगे इसको तो 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इंटू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो तो अल्फा बार z1 प्लस अल्फा z1 बार प्लस आर अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। तो ये आ जाएगा 4 और रियल पार्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अल्फा बार z1 प्लस अल्फा z1 बार प्लस आर अपॉन 2 मॉड अल्फा। तो यहाँ पे नीचे 2 मॉड अल्फा आएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पॉइंट्स फॉर a straight line। Reflection points for a straight line. Reflection points for a straight lines। तो मतलब क्या है इसका कि अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0 एक लाइन है और z1 z2 मिरर इमेज है। वो रिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब मिरर इमेज। तो हमें पता है कि अगर ये मिरर इमेज है तो z1 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और मिड पॉइंट से पास करेगी अल्फा। तो तुम ऐसा देख सकते हैं कि मिरर जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो क्या करते हैं मिरर की इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर बोलेंगे बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो मिरर का इक्वेशन निकालते हैं z, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर। फिर वो रिमार्क मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z z बार। तो z माइनस z1 इंटू z बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z2 बार। एक्सपेंड करेंगे इसको तो z z बार माइनस z1 z बार माइनस z z1 बार प्लस z1 z1 बार इक्वल टू z z बार माइनस z2 z बार माइनस z2 बार z प्लस z2 z2 बार। तो ये z z बार कैंसिल हो जाएगा, क्यों? अगर नोटिस करोगे तो z z बार है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो सर्किल के टर्म है तो लाइन में तो आएगा ही नहीं ना, सर्किल का टर्म है तो वो लाइन में आएगा ही नहीं।
कैंसिल हो जाएगा। तो इससे एक चीज पता चल गई, सर्कल में आएगा जेड जेड बार का टर्म। नेक्स्ट, तो इसमें जेड का टर्म अलग कर लो, तो जेड का टर्म अलग करते हैं, तो ये Z2 बार, जेड का टर्म अलग करेंगे माइनस Z1 बार जेड, फिर जेड बार का टर्म अलग करेंगे तो माइनस Z1 और इधर Z2, ये जेड बार का टर्म हो गया। और फिर ये Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू 0, तो अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस R इक्वल टू 0 थी, जबकि ऑलरेडी गिवन। तो बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर किया तो कोफिशिएंट आर इन अ रेशियो, तो अल्फा आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इंटू के, अल्फा बार आ जाएगा Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू के, और R आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू के। तो पहली वाली को Z2 बार से और दूसरी वाली को Z1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा Z2 बार प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा बार Z1 प्लस अल्फा Z2 बार प्लस R इक्वल टू 0। तो ये वो कंडीशन है कि Z1 Z2 आर द रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो बहुत इजी है कि बस पहले वाले Z में Z1 रखना है, दूसरे वाले Z में Z2 रखना है। तो पहले वाले Z में Z1 और दूसरे वाले Z में Z2 रखना है। तो अल्फा बार Z1 प्लस अल्फा Z2 बार प्लस R इक्वल टू 0। ओके, 5 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट है सर्कल। नेक्स्ट है सर्कल, तो वही सर्कल अपना वही रियल है, लेकिन दिख रहा कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? तो z0 इज द सेंटर, रेडियस है रो, तो लोकस ऑफ z निकालना है, तो मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू रो। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। तो फिर से वही क्वेश्चन कि जैसे अपन ने सर्कल चैप्टर में किया था कि अगर सेंटर रेडियस दिया तो सर्कल की इक्वेशन निकालो। अगर सेंटर रेडियस दिया है तो सर्कल का इक्वेशन निकालो। सेंटर रेडियस दिया है तो सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो सेंटर रेडियस दिया है तो सर्कल का इक्वेशन निकालो। फिर नेक्स्ट था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 2D में क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 थी। यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ पे कि देखते ही हम लोग बोलते हैं ये सर्कल है। जेड जेड बार प्लस अल्फा अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0। अब तुम नोटिस करना ये टर्म जो है वो लीनियर टर्म्स है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो बन गया सर्कल। नेक्स्ट आता है कि फिर सेंटर रेडियस क्या होगा? तो सेंटर होगा माइनस अल्फा और रेडियस होगी रूट ओवर मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस आर। रेडियस होगा रूट ओवर मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस आर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब एक इक्वेशन दे रखी है जेड जेड बार प्लस 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा जेड बार माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दे रखी है। तो अब देखते ही मुझे पता चलेगा कि ये सर्कल है कि नहीं। तो देखो जेड जेड बार ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और ये प्योरली रियल है। हाँ ये सर्कल है। तो अगर ये सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या है और सेंटर क्या है? तो इसका अल्फा है 1 प्लस आयोटा और इसका आर है -5। तो सेंटर होता है माइनस अल्फा, यानी -1 कॉमा -1, और रेडियस हो जाएगी इसकी रूट ओवर मॉड अल्फा स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस -5, तो √7। तो √7 विल बी द रेडियस। नेक्स्ट डायमेट्रिक एंड्स गिवन है। डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं, तो अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो z1 z2, तो वेरिएबल पॉइंट z इज मूविंग इन सच ए वे दैट ये 90 डिग्री सबटेंड करेगा। अब स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में स्लोप नहीं है, आर्गुमेंट है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ आगे वाला वेक्टर यानी z माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ पीछे वाला वेक्टर, तो आर्गुमेंट ऑफ आगे वाला वेक्टर माइनस आर्गुमेंट ऑफ पीछे वाला वेक्टर इक्वल टू π/2। तो ये तो ये सर्कल आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो सर्कल है उसमें z माइनस z2 और z माइनस z1 की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो उसके बीच का एंगल आएगा फिर -π/2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये हो गया सेमी सर्कल। तो आर्गुमेंट बहुत खतरनाक चीज है। तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो फिर कंप्लीट सर्कल कब होगा? तो कंप्लीट सर्कल होगा जब आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। तो प्लस π/2 ऊपर के लिए और माइनस π/2 नीचे के लिए। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट अ कंप्लीट सर्कल। नेक्स्ट है कंडीशन
for which Z1, Z2, Z3 and Z4 are concyclic. तो Z1, Z2, Z3 और Z4 ये कॉन्साइक्लिक है। तो क्या होगा, ये जो Z3 पे एंगल सबटेंड होगा वही एंगल Z4 पे भी सबटेंड हो रहा होगा। तो ठीक है, तो आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला वेक्टर थीटा, आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला, आगे ये होगा Z4 माइनस Z2, ये होगा Z4 माइनस Z1, ये होगा Z3 माइनस Z1, ये नहीं Z3 माइनस, हाँ नहीं Z3 माइनस Z2, ये होगा Z3 माइनस Z2, ये होगा Z3 माइनस Z1 थीटा, फिर ये होगा Z4 माइनस Z2, ये होगा Z4 माइनस Z1 और दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला वेक्टर यानी आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस नहीं Z4 माइनस Z1 इक्वल टू थीटा। फिर दूसरा वाला Z3 माइनस Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 इक्वल टू थीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दो, तो जो एडिशन में रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा। तो Z4 माइनस Z2 माइनस, तो ये नीचे Z4 माइनस Z1 और ऊपर आ जाएगा ये Z3 माइनस Z2 और इधर Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0, इसका मतलब है वो प्योरली रियल है। तो ये प्योरली, तो ये क्या बता रहा है कि जब ये चीज प्योरली रियल होगी तो वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे। तो वो क्या बता रहा है कि अगर ये प्योरली रियल होगा तो वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, वो प्योरली रियल होगा तो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे। नेक्स्ट है लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लेते हैं। तो लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ln of alpha plus iota beta. So there are two types, general solution, general and principal. तो प्रिंसिपल में क्या होता है, एम्पलीट्यूड यूज करता है n इक्वल टू 0। जनरल में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ n आएगा। वो क्यों आएगा, देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो उसको आयलर फॉर्म में लिखा r इंटू ई रेज़ टू आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। थीटा एम्पलीट्यूड मान लो, तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये आएगा ln r प्लस आयोटा टाइम्स थीटा प्लस 2n पाई ln प्लस ln ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि लॉग के आगे का नंबर नेगेटिव क्यों नहीं होता। देखो ln ऑफ -1, तो ln ऑफ 0 प्लस 1 प्लस आयोटा थीटा, -1 का एम्पलीट्यूड होता है पाई और 2n पाई। प्रिंसिपल निकालते हैं n इक्वल टू 0 रख देते, तो ln ऑफ -1 आएगा आयोटा पाई। इसका मतलब है कि तुमने रियल नंबर रखा -1 पर मिला क्या, इमेजिनरी। पर कैलकुलस में हम रियल वैल्यूड पढ़ते हैं कि रखेंगे रियल नंबर मिलेगा भी रियल नंबर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। रखेंगे भी रियल नंबर मिलेगा भी रियल नंबर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए लॉग के आगे क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ओके, नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इनवर्स फंक्शन ही है एक तरह से, बस वो ट्रिगो पे ही अप्लाई हो रही है, तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो होता क्या है कि फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ए टू बी, तो इनवर्स फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम बी टू ए। तो फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ए टू बी, इनवर्स फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो हो क्या रहा है कि फंक्शन क्या करता है, इधर से इनपुट लेके इधर आउटपुट देता है, तो ये इनवर्स फंक्शन। तो फंक्शन ए से बी, इनवर्स फंक्शन होगा बी से ए। अब इनवर्स फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, तो मस्ट सेटिस्फाई अ डेफिनेशन। तो इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन है, तो मस्ट सेटिस्फाई अ डेफिनेशन। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। तो एक्चुअली फंक्शन होते हैं चार तरह के, 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2, many 1 into। तो अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक की दो इमेजेस आ रही हैं, यूनिक आनी चाहिए थी। ये भी नहीं करेगा क्योंकि एक की दो इमेज आ रही है और इसकी कोई इमेज नहीं है। ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं है। इसमें करेगा, तो इसका मतलब है फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 on 2 होता है। तो फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 on 2 होता है, एंड 1 1 on 2 इज आल्सो नोन एज अ बाइजेक्टिव। 1 1 on 2 is also known as a bijective। तो थोड़ा और समझते हैं। नेक्स्ट, मान लो फंक्शन है sin x, तो फंक्शन है sin x, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, sin इनवर्स x। फंडा क्या होता है, y इक्वल टू sin x है, x को y के टर्म्स में लिख दो, तो ये इनवर्स फंक्शन होता है। नेक्स्ट, मैंने पाई बाय 6 रखा तो मुझे हाफ मिलेगा, फिर इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, sin इनवर्स हाफ। वो कौन सा एंगल है जिसपे हाफ मिलेगा, तो दैट इज पाई बाय 6। फिर बच्चों का एक क्वेश्चन उठेगा, सर हाफ सिर्फ पाई बाय 6 पे नहीं मिलता, 5 पाई बाय 6 पे भी मिलेगा, 13 पाई बाय 6 पे भी मिलेगा, यानी आगे भी एंगल है और पीछे भी एंगल है जहां पे मिलेगा। आगे भी एंगल है और पीछे भी एंगल है जहां पर वो मिलेगा। तो फिर पाई बाय 6 ही क्यों, तो ये रीजन है 1 1 on 2 फंक्शन। एक दूसरी चीज, sin x तो मैनी 1 into फंक्शन है, तो फिर इसका इनवर्स कैसे लिख दिया, इनवर्स तो उसका लिखा जाता है जो 1 1 on 2 होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। तो ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है, मैनी 1 into फंक्शन है, फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रियल टू रियल, लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए तो उसको 1 1 on 2 होना पड़ेगा, तो y को क्या होना पड़ेगा, 1 1 on 2 होना पड़ेगा, तो उसको 1 1 on 2 होना पड़ेगा। तो होगा क्या, तो 1 1 on 2, तो एक्चुअली किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है, किसी भी फंक्शन को 1 1 on 2 बनाया जा सकता है रीडिफाइन करके। कैसे रीडिफाइन, उसकी डोमेन और कोडोमेन को मॉडिफाई करके, तो करते हैं। तो साइन एक्स, तो डोमेन इस तरह से लिखो कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग हो, यानी 1 1 हो।
तो इसमें लिखेंगे अपन इंक्रीजिंग ब्रांच। तो डोमेन हो गई -π/2 से π/2। तो ये प्रिंसिपल डोमेन है -π/2 से π/2, क्योंकि करने को ये π/2 से 3π/2 भी कर सकते थे, 3π/2 से 5π/2 भी कर सकते थे, पर कुछ तो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड अपन ने लिया -π/2 से π/2। और रेंज कोई कोडोमेन लिख दो, तो इसकी रेंज आती है -1 से 1, तो उसको कोडोमेन लिख दो। अब ये बन गया 1 1 on 2। अब ये 1 1 on 2 बन गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यही रीजन है कि उसका एंगल π/6 लिखा। क्यों? क्योंकि π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आती है। ओके, तो सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके डोमेन रेंज, तो साइन, तो y = sin इनवर्स x, तो इसको ARC ऑफ sin x भी लिखता है। इसकी डोमेन होगी -1 से 1, रेंज होगा -π/2 से π/2। डेरिवेटिव होगा 1/√1 - x²। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, -1 से 1 के बीच में बनेगा और -π/2 से π/2 के बीच में। तो π/2 -π/2। नेक्स्ट है y = cos इनवर्स x, तो ये आर्क cos x, इसका डोमेन सेम ही है -1 से 1। इनवर्स फंक्शन की डोमेन याद हो जाती है कैसे? त्रिकोण की जो रेंज है वही इसकी डोमेन है, लेकिन रेंज अलग से याद करनी पड़ती है। क्लोज इंटरवल 0 से पाए, डेरिवेटिव इसका साइन इनवर्स का नेगेटिव टाइम्स, तो -1/√1 - x²। इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है y = tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा ARC tan x। डोमेन x एलिमेंट ऑफ R, रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, डेरिवेटिव 1/1 + x²। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एसिम्प्टोट है -π/2, ये एसिम्प्टोट है π/2। नेक्स्ट y = cot इनवर्स x, ARC cot x, डोमेन x एलिमेंट ऑफ R, रेंज ओपन 0 से पाए, डेरिवेटिव tan इनवर्स के डेरिवेटिव का नेगेटिव टाइम्स, तो -1/1 + x²। ये डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट y = sec inverse x, ARC sec x, डोमेन mod x is greater than equal to 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाए, π/2 मिसिंग है, डेरिवेटिव 1/mod x √x² - 1, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 से पाए, 1 के आगे बनेगा, -1 के पीछे बनेगा और π/2 मिसिंग है, π/2 मिसिंग है। नेक्स्ट है, तो 1 पे सेकंड वर्स देता है 0 और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, -1 पे देता है -π, ओ -1 पे देता है पाए और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। y = cosec inverse x, ARC cosec x, डोमेन mod x is greater than equal to 1, रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, 0 मिसिंग है। इसका डेरिवेटिव सेकंड वर्स का डेरिवेटिव का नेगेटिव टाइम, -1/mod x √x² - 1, ग्राफ 0 मिसिंग होगा, π/2 -π/2, 1 के आगे -1 के पीछे, तो 1 पे क्या देगा π/2 और ये डिक्रीजिंग है,
-1 पे देगा -π/2 और ये डिक्रीजिंग है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। 5 मिनट का ब्रेक। अरे यार
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में पहला पार्ट, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो जो ट्रिगो बाहर होती है और इनवर्स अंदर होता है तो इजी रहता है। तो इसकी डोमेन है -1 से 1, इसकी रेंज आएगी -1 से 1। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस स्क्वायर के अंदर ही बनेगा, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो दिस इज द ग्राफ। सेकेंड है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। तो इसकी डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r, इसकी रेंज है -π/2 से π/2। तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है, तो इसके पीसेस बनेंगे। तो अपने को जो क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है वो ग्राफ को ध्यान में रख के करनी है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो जिगजैग होगा। तो ग्राफ को ध्यान में रख के अपने को करनी है और ग्राफ से पीसेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, -π/2, π/2, 3π/2। तो -π/2 से π/2 में y इक्वल टू x, π/2 से 3π/2 में नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, 3π/2 से आगे पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, -π/2 के पीछे नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। तो कल को अगर तुमसे पूछा साइन इनवर्स साइन ऑफ 10, साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 कितना होगा? पहली चीज, इनवर्स बाहर है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। इनवर्स बाहर है तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? हम्म, बाकी बच्चों को दिख रही है कि नहीं दिख रही स्क्रीन? दिख रही है सर। दिख रही है क्या? हाँ सर। चेक करो तुम्हारा दिखा क्या स्क्रीन आयुष? दिखा स्क्रीन? हाँ सर, मैंने रीजन किया अभी। ऐसे क्या? तो दिख गई स्क्रीन? हाँ सर, हाँ। ठीक है चलो ओके। तो देखो, तो साइन इनवर्स साइन 10 तो कैसे सॉल्व किया जाता है? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, पहली चीज तो ये, इनवर्स बाहर है ट्रिको अंदर है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। इनवर्स बाहर है ट्रिको अंदर है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ गया है तो ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से ध्यान रखें। तो इनवर्स में ना काफी सारे ग्राफ्स है, काफी सारे क्वेश्चंस ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं और ये काफी सारे ग्राफ्स में है। तो देखो कैसे करते हैं, 10 को लोकेट करो। 10 है ना 3 पाई के आगे है, 10 3 पाई के जस्ट आगे है। तो ठीक है, तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो यानी 3 पाई माइनस एक्स। तो आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 10। कुछ तो गड़बड़ है यार। हाँ सही है सही है। 10 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है। 10 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो 3 पाई माइनस 10 इज अ नेगेटिव नंबर। 3 पाई माइनस 10 इज अ नेगेटिव नंबर। सिमिलरली ऐसे ही फिर आगे cos इनवर्स y is equal to cos of cos इनवर्स। तो इनवर्स अंदर ट्रिगो बाहर, तो डोमेन -1 से 1, रेंज -1 से 1, तो वो स्क्वायर के अंदर ही बनेगा।
नेक्स्ट y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x, डोमेन x एलिमेंट ऑफ आर, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो ग्राफ ध्यान में रखो, जिगजैग। तो ये -2 पाई 0 माइनस पाई पाई 2 पाई 4 पाई 3 पाई। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। क्या कर रहा हूं मैं यार, cos इनवर्स हो चुका है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan ऑफ, तो इनवर्स अंदर ट्रिको बाहर, तो डोमेन x एलिमेंट ऑफ आर, रेंज y एलिमेंट ऑफ आर, तो पूरी लाइन आएगी। अब इनवर्स बाहर रखते हैं, tan इनवर्स tan x, तो डोमेन x एलिमेंट ऑफ r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, y एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इस पे क्या होगा, एंड पॉइंट्स पे हॉलो आएगा। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। और नाम कैसे करेंगे, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो जैसे पॉजिटिव स्लोप वो तो 0 से पास हो रही थी, नेगेटिव इंटरसेप्ट, फिर ये पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसे करके निकालते जाएंगे। ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, तो वही ट्रिको बाहर है, तो डोमेन x एलिमेंट ऑफ r, रेंज y एलिमेंट ऑफ r, y is equal to cot inverse cot x, domain x element of r minus n pi, range close interval 0 से pi, नहीं 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 ओपन ओपन 0 से pi, हॉलो आएंगे ना 0 और पाई पे। इसका ग्राफ और tan इनवर्स वाले का ग्राफ सेम ही दिखता है, बस ये अबव x एक्सिस है, माइनस पाई 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। नेक्स्ट y इक्वल टू sec इनवर्स sec x, डोमेन r minus 2n plus 1 pi by 2 sec of sec inverse भी तो लेना है, sec of sec inverse x, so domain mod x is greater than equal to 1, range माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ये 1 के आगे और -1 के पीछे बनेगा। y is equal to sec inverse sec x, domain x element of r minus odd multiple of pi by 2, range y element of क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 मिसिंग होगा। इसका ग्राफ में एक अच्छी बात क्या है, कॉस इनवर्स वाला ही ग्राफ है, कॉस इनवर्स वाला ही ग्राफ है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है फिर, पाई बाय 2 पे हॉलो,
नेक्स्ट है cosec inverse x, domain mod x is greater than equal to 1, range mod y is greater than equal to 1. तो ये 1 के आगे -1 के पीछे, फिर इनवर्स बाहर cosec inverse cosec x, cosec inverse cosec x, तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वैसा ही होगा, साइन इनवर्स जैसा ही ग्राफ होगा। तो फिर नया क्या होगा, 0 पे होलो, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है इसके, एन पाए, और 0 रेंज में भी नहीं है, तो एक्स लिमिट ऑफ r माइनस एन पाए, रेंज होगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और 0 नहीं है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2, तो cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय x। ये देख भी सकते हैं अपन, साइन इनवर्स 1 बाय x को थीटा लिखा तो 1 बाय x हो जाएगा साइन थीटा, फिर x हो जाएगा cosec थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x। तो मैं ऐसा बोलूंगा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दोनों भी बराबर ही है, तो दोनों भी बराबर ही है। sec inverse x is cos inverse 1 by x. Sec inverse x is cos inverse 1 by x. नेक्स्ट है cot inverse x। अब इसमें केसेस बनेंगे, क्यों बनेंगे देखो, cosec इनवर्स की रेंज जो होती है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो दोनों बराबर है। सेक इनवर्स की डोमेन और cos इनवर्स की डोमेन भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों बराबर है। पर cot इनवर्स की रेंज तो cosec इनवर्स का रेंज और sin इनवर्स का रेंज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो दोनों बराबर है। sec इनवर्स और cos इनवर्स का रेंज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो दोनों बराबर है। cot इनवर्स का रेंज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, जबकि tan इनवर्स का रेंज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब x पॉजिटिव रहेगा तब तक तो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन जब x नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स 1 बाय x नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर जबकि cot इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई ऐड कर देंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की चीज है, तो उसमें पाई ऐड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो देन दे विल बी इक्वल। तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे केसेस बन रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, साइन इनवर्स माइनस x इज माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स tan इनवर्स और cosec इनवर्स वो माइनस छोड़ते हैं, साइन इनवर्स tan इनवर्स और cosec इनवर्स माइनस छोड़ेंगे, लेकिन cos इनवर्स sec इनवर्स और cot इनवर्स वो आएगा पाई माइनस cos इनवर्स x पाई माइनस sin इनवर्स x sec इनवर्स x, मतलब सप्लीमेंट्री हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी 4, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री।
they are complementary. Next है property 5, tan inverse x plus tan inverse y. तो y पॉजिटिवली है तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अब ध्यान से देखना, x और y पॉजिटिव है तो ये आएगा 0 से पाई बाय 2, ये आएगा 0 से पाई बाय 2, तो दोनों आएंगे 0 से पाई, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. पर ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कवर कर पा रहा है क्योंकि tan इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा xy is less than 1, xy is less than 1. तो व्हाट अबाउट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कवर हो गया, व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट. तो x और y तो पॉजिटिवली है तो xy का लेस देन 1 होगा, तो xy लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो यानी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा होगा, जबकि अपने को सेकंड में चाहिए, तो पाई ऐड कर दो, तो पाई ऐड कर दो, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसमें केसेस नहीं है, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. x और y पॉजिटिव है, इसमें केसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये जाएगा 0 से पाई बाय 2, तो ये पूरा जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही है, तो दे आर इक्वल, तो दे आर इक्वल. इसको नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, वही x और y पॉजिटिव, तो देखो, तो साइन ए cos b प्लस cos a sin b, तो साइन ए cos b प्लस cos a sin b, और एक्स वाई पॉजिटिव है, और एक्स वाई पॉजिटिव है. इसमें एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो भी देख लेता है. तो देखो, साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को रखा साइन ए, y को रखा साइन बी, तो साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये आएगा ए प्लस बी, कब? जब ए प्लस बी पाई बाय 2 से छोटा है, तो a लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बी, तो साइन ए इज लेस देन इक्वल टू कॉस बी, तो साइन ए हो जाएगा x, कॉस बी हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तभी वैलिड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तभी वैलिड है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. तो व्हाट अबाउट ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा पाई माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम होता है, तो x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x एंड y आर पॉजिटिव और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट है माइनस का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स साइन ए cos b माइनस cos a sin b, और x और y पॉजिटिव है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos a cos b माइनस sin a sin b, और x और y पॉजिटिव है. इसमें केसेस नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये 0 से पाई बाय 2 है, ये 0 से पाई बाय 2 है, तो ये पूरा 0 से पाई है,
और ये 0 से पाई ही होता है। नेक्स्ट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। नेक्स्ट अगर राइट साइड देखें तो वो 0 से पाई पॉजिटिव, पर लेफ्ट साइड नेगेटिव भी हो सकता है अगर cos इनवर्स y cos इनवर्स x से बड़ा हो। तो अपने को क्या चाहिए, cos इनवर्स x और y पॉजिटिव है, ये तो पहले से ही है, तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा चाहिए। अब cos इनवर्स हटाएंगे तो cos इनवर्स हटाएंगे तो cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 8, तो 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan स्क्वायर थीटा, 1 minus tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमेशा वैलिड नहीं है, ये जब -1 से 1 होगा तब वैलिड है, ये जब 0 से बड़ा है तब वैलिड है, ये -1 से 1 के बीच में वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद में sin इनवर्स 2x वाला आएगा, वो बाकी का कल करते हैं। तो कल ITF चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ITF चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल PNC चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर 18 तारीख को तो है, ठीक, तो कोशिश करते हैं 22। अरे यार नेटवर्क चला गया क्या? सर बीच में थोड़ा रेंडर हो रहा था, आपका अभी नहीं हो रहा। जगह आ रही है आवाज? थोड़ा थोड़ा कट के आ रही सर। ओके, तो हाँ, आ रही है आवाज?